दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत सवेरा पे। आज हम बात करेंगे चाइना देश के बारे में और उसके पड़ोसी ताइवान के बारे में और जानेंगे उनके संबंधों के बारे में। क्या टकराव है उन दोनों के बीच में, जो अभी तक उनके बीच में टकराव चलता आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं चाइना और ताइवान के संबंधों के बारे में। जब आप भारत से थोड़ा उत्तर की तरफ जाएंगे आप, तो आपको नेपाल मिलेगा और नेपाल को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे वो चाइना का बॉर्डर मिलेगा। वैसे अब अरुणाचल उत्तर पूर्व में अगर भारत की तरफ से जाएंगे तब भी आपको चाइना का बॉर्डर मिलेगा। चाइना एक बहुत ही लंबी बॉर्डर है जो भारत के साथ शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश से लेके कश्मीर तक। और जैसे आप चाइना के पूरब में थोड़ा जाएंगे तो आपको मिलेगा ताइवान। जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये ताइवान है। छोटा सा देश है और इसकी राजधानी ताइपे है। यह छोटा सा देश जो है वह चाइना की आंखों में खटकता है। जानेंगे क्या वजह है कि इन दोनों के बीच में टकराव क्यों है, क्यों इतनी रस्साकसी चली है और चाइना का क्या प्लान है। चाइना यह चाहता, क्यों प्लान कर रहा है कि बार बार कि ताइवान को एक दिन हम कब्जे में कर लेंगे, या तो ताइवान अपने आप खुद आ जाए, हमारे में शामिल हो जाए, नहीं तो चाइना अपनी सेना के दम पर ताइवान पे कब्जा कर लेगा। तो चलिए जानते हैं इनके इतिहास के पहलू के बारे में कि आखिर इतिहास में कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिससे इन दोनों के बीच में टकराव पैदा हुआ है। किसी भी देश के आपसी रिश्ते को समझने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास ही वह जगह है, वह समय है जिसमें दोनों देशों के आपसी प्रेम और मतभेद के बीज बोए जाते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान, दोनों के जो बीज हैं वो इतिहास में छुपे हैं। वह जो 1947 का बंटवारा है उसमें इसके बीज छुपे हैं। वैसे ही चाइना और ताइवान का इतिहास में बीज छुपे हैं जो इनको दोनों में आपस में बंटवारा करता है। वर्ष 239 में चीन के एक सम्राट ने ताइवान में अपने सैनिक भेजे थे। उस दौरान पहली बार चीन के हिस्से के रूप में ताइवान का जिक्र होता है, और यही वो हिस्सा है या चिन्ह है इतिहास के अंदर जिसके वर्तमान के या फिर भूतपूर्व जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं चीन के, वो इसी को तथ्य मानकर ताइवान को चाइना का एक हिस्सा बताते हैं। इसके बाद 1683 से 1895 तक यहाँ चीन के किंग राजवंश का शासन रहा। ताइवान कुछ समय के लिए डच का भी उपनिवेश बना रहा। इसके बाद 1895 में जापान ने ताइवान पर हमला कर दिया और वहाँ की जो किंग सरकार थी वह जापान से हार गई और उसने ताइवान को जापान को दे दिया। फिर दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद चीन ने अमेरिका और ब्रिटेन की सहमति से फिर ताइवान पर कब्जा कर लिया। 1895 के बाद जो नया इतिहास का मोड़ आएगा वह मेनलैंड यानी जो असली चाइना है उसके अंदर आएगा। तो आइए अब देखते हैं कि असली चाइना में क्या होता है जो दोनों देशों को प्रभावित करता है। 1921 से पहले चीन की सत्ता पर चियांग काई शेक का राज होता है, परंतु इस राज्य के प्रति जनता में असंतोष होता है और ख़ास करके जो मजदूर वर्ग हैं उनमें ज़्यादा असंतोष होता है। इसी को देखते हुए 1 जुलाई 1921 को चीन में चीन कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे साम्यवादी दल के नेता माओ सेतोंग, यानी इनको माओ जेडोंग भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में इनको माओ कहा जाता है। भारत में और नेपाल में भी बहुत से माओवादी आंदोलन होते हैं। जो इनके प्रमुख जो होते हैं वह इनको ही अपना नेता मानते हैं। यही माओ है और इनके नाम से ही माओवादी आंदोलन चलाए जाते हैं कई देशों में। चीन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ ही चाइना में गृह युद्ध शुरू होता है। दो महाशक्तियां सत्ता पे काबिज होने के लिए आपस में संघर्ष करती हैं और लड़ाइयाँ आपस में छिड़ जाती हैं। अचानक से इसी बीच जापान चाइना पर हमला कर देता है और चाइनीज़ लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है। उनको जैसे मर्जी वैसे मार देता है, काट देता है और काट काट के सरेआम नालों में फेंक देता है। चाइना में ऐसा माहौल को देखते हुए दोनों नेताओं ने आपस में समझौता किया और मिलकर जापान के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। दोनों ही पार्टी के नेता आपस में मिलते हैं और जापान के खिलाफ लड़ते हैं। यह लड़ाई 1 महीने तक चलती है, परंतु वह जीत नहीं पाते हैं। 1 महीने के बाद जापान विजयी रहता है। इसके साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता है।
कुछ समय बाद इसी बीच में ही अमेरिका जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला करता है और उस हमले के 3 दिन बाद ही जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम हमला कर देता है। इससे 1945 में हुए दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार होती है और वह आत्मसमर्पण कर देता है, जिसके साथ ही उसको चाइना को छोड़ के जाना पड़ता है। जापान के जाते ही फिर से दोनों शक्तियां आपस में सत्ता के लिए संघर्ष करने लगती हैं और एक भारी संघर्ष चलता है जिसमें मजदूर वर्ग पूरा साम्यवादी दल का साथ देता है और इस युद्ध में चियांग काई शेक की हार होती है। गृह युद्ध जीतने के बाद और चाइना की सत्ता पर काबिज होने के बाद माओ का कद काफ़ी बढ़ जाता है। इनकी चर्चा पूरे चाइना में होने लगती है और चाइना के साथ साथ दूसरे विश्व के देशों में भी इनकी चर्चा होने लगती है और इनका नाम काफ़ी मशहूर हो जाता है। दूसरी तरफ गृह युद्ध हारने के बाद चियांग काई शेक अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चाइना से भाग निकलते हैं और वह ताइवान पहुंचते हैं। इसके बाद चाइना पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो जाता है और चियांग काई शेक ताइवान में चीनी राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना करते हैं और वहां पर अपनी सरकार चलाते हैं। परंतु जो चाइना मेनलैंड है और यहाँ पर जो सत्ता जिनके हाथ में आती है, जो चाइनीज़ पार्टी के नेता होते हैं, उनकी निगाहें हमेशा ताइवान पे होती है, क्योंकि वह यह चाहते हैं कि यह भी चाइना का हिस्सा है, तो आज नहीं तो कल इसको हथियाना जरूर चाहिए। यहाँ तक कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को कभी भी एक देश के रूप में नहीं मानती है और विश्व के अगर कोई भी देश ताइवान को एक देश के रूप में अगर मान्यता देता है तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उसका भरपूर विरोध करती है। और यहीं से ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक थ्योरी आती है जिसको वह कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, यानी चाइना एक है, चाइना दो नहीं है। यही वजह है कि दुनिया में अधिकतर देश ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि वह सीधे चाइना से लड़ाई मोड़ लेना नहीं चाहते हैं। आने वाले कई सालों तक ताइवान पर चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी पार्टी यानी KMT का राज रहता है। यह जो चीनी राष्ट्रवादी पार्टी है यानी KMT है, यह चाइना से अलग नहीं होना चाहती। इनका विश्वास यह है कि हम आज नहीं तो कल चाइना एक होगा और हम दोनों एक होंगे, परंतु यह अलग होना नहीं चाहते। कुछ समय बाद ताइवान में लोकतंत्र के जनक कहे जाने वाले राष्ट्रपति ली तेंग हुई ने संवैधानिक बदलाव किया और वर्ष 2000 में पहली बार KMT पार्टी से अलग राष्ट्रपति चुने जाने की राह खोली और चेन सुई बियान राष्ट्रपति बने। इसके साथ ही ताइवान में एक पार्टी का उदय होता है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। यह पार्टी इतनी राष्ट्रवादी है कि यह चाइना में शामिल होना नहीं चाहती है। यह चाइना से पूर्णतः अलग होना चाहती है और इससे अलग होने का पूरा जोरदार समर्थन करती है। यानी अब ताइवान में भी दो पार्टी हो चुकी हैं, जो एक चाइना से मिलना चाहती है और दूसरा चाइना से एकदम से अलग होना चाहती है। चेन सुई बियान के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की चिंता और भी बढ़ गई। चीन ने खुले तौर पर आज़ादी की वकालत की। 2004 में उन्होंने फिर चुनाव जीता। इसके बाद चीन के कथित अलगाव विरोधी कानून पास किए। इसके तहत उसने ताइवान में चीन से अलग होने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए सैन्य रास्ता अपनाने की बात कही। 2008 में मा यिंग जेओ ने आर्थिक समझौते के जरिए चीन से संबंधों को सुधारने की पैरवी की। अगले कुछ साल तक चीन और ताइवान के रिश्ते नरम रहे। वर्तमान में ताइवान के अंदर दो मुख्य पार्टियां हैं। पहला है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। इसको जो लीड कर रही हैं उनका नाम है त्साई इंग वेन। दूसरी पार्टी है चीनी राष्ट्रवादी पार्टी। इसको जो लीड कर रहे हैं उनका नाम है एरिस चुग। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है यह पूर्णतः चाइना से स्वतंत्रता चाहती है। यह चाइना में किसी भी हाल में शामिल नहीं होना चाहती है। परंतु जो चीनी राष्ट्रवादी पार्टी है वह यह विश्वास करती है कि हम एक दिन चाइना में जरूर मिलेंगे।
2016 में चाइना को और भी ज़्यादा मिर्ची लगती है जब ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति त्साई इंग वेन पहली बार चुनाव जीतती हैं। वह डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अगुवा हैं जो आधिकारिक रूप से ताइवान की आज़ादी के पक्ष में है। उन्होंने 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की थी। 1989 से ताइवान और अमेरिका के बीच आधिकारिक रिश्ते खत्म चल रहे थे। अमेरिका और ताइवान के बीच फिर बातचीत ने चीन की चिंता और भी बढ़ा दी है, जिससे उसकी नींद उड़ गई है। अमेरिका ने ताइवान को हथियार आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। 2020 में त्साई की दोबारा जीत ने चीन के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। इतिहास के पन्नों में चियांग काई शेक और माओ ताइवान की सत्ता के लिए लड़ रहे थे। उस समय चीन इतना शक्तिशाली नहीं था जितना आज है, परंतु आज का चीन पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है। क्या पता वह ताइवान पे कब्जा कर ले और दुनिया देखती रह जाए, परंतु ऐसा होना नामुमकिन लगता है। वर्तमान में ताइवान की लड़ाई चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन के बीच में है। चीनी राष्ट्रपति हर हाल में ताइवान पे अपना कब्जा चाहते हैं और जो ताइवान के राष्ट्रपति हैं वह हर हाल में चीन से छुटकारा पाने चाहती हैं। चाइना ताइवान पर कब्जा करने के लिए वह ताइवान के लोगों को डरा रहा है। ताइवान के समुद्री किनारे पे चाइनीज पनडुब्बियां जा रही हैं और कई बार चाइना ताइवान के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट भेज देता है, जिससे लोग वहां के डर जाते हैं। परंतु दुनिया यह सब देख रही है। जब भी चाइना ऐसा कोई हरकत करता है तो इसकी पूरी दुनिया में निंदा की जाती है। खासकर अमेरिका ताइवान का पूरा समर्थन करता है। पर यह देखना होगा कि जब सच में ताइवान के ऊपर खतरा मंडरा रहा होगा तो कौन सा देश उसको साथ देता है या कौन सा देश उसकी मदद के लिए आगे आता है। चाइना बेशक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र ना माने, परंतु ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र की पूरी शर्तें पूरी करता है। जैसे उसका अपना संविधान है, लोकतांत्रिक रूप है, चुना हुआ नेता है, करीब 3 लाख जवानों की सशस्त्र सेना है। 2021 में 140 देशों की सूची में ताइवान की सेना को 22वें स्थान पर रखा गया है। अमेरिका की मदद से ताइवान की सैन्य शक्ति और भी मजबूत हो रही है। बेशक यह बातें चाइना को खल रही हैं, परंतु वह एक राष्ट्र के लिए पूरा ही देश माना जाएगा। आप जो यह स्क्रीन पे झंडा देख रहे हैं, जो लाल और स्टार वाला है, वह चाइना का है, और जिस झंडे में नीले रंग की पट्टी और सूरज बना हुआ है वह ताइवान का है। ये दोनों झंडे दोनों राष्ट्र को प्रतीक को सम्मानित करते हैं। चाइना क्या अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगा? क्या वह ताइवान पे अपना कब्जा कर पाएगा? क्या ताइवान अपने आप को चाइना से बचा पाएगा? यह सब बातें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस देश के साथ क्या होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।